हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, इस क्लास में हम लोग विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो आज आप लोगों का एग्जाम पेपर हुआ है 26 नवंबर 2023 को, उस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम पेपर को दिया होगा ना, डेफिनेटली आज उसको समझ आया होगा कि फंडामेंटल क्लियर होना कितना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन लेवल आप लोग देखोगे, भैया सभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर डिफिकल्ट है, सर बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पेपर आया है। क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है ना, अलग ही लेवल का है, जैसा एक्चुअल में इसरो पूछता है। मैं आप लोगों से बार बार ये चीजें बोलता रहा, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में फिजिक्स को क्लियर करो, देन किस प्रकार प्रिपरेशन करना है, फंडामेंटल को क्लियर करो। क्या है, सिंपल पेपर जब देख लेते हैं ना कि जहां पर निमी क्वेश्चन बैंक से एग्जैक्टली क्वेश्चन को उठा लिया है, या कहीं से जो क्वेश्चन बैंक है वहां से क्वेश्चन को उठा लिया है, तो सारी चीजें सिंपल लगने लगती हैं और लगता है कि अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पेपर देखने के बाद में समझ आएगा कि वास्तव में टेक्निकल नॉलेज को इंप्रूवमेंट करने की कितनी आवश्यकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, यहां पर पूछा गया है कि सीट मेटल को मैनुअल रूप से मोड़ने की किस विधि में फोल्डिंग लाइन को वेल्डिंग उपकरण के किनारे से मेल खाना चाहिए। बिकॉज यहां पे क्या बोल रहा है कि हम लोग मैनुअल बेंडिंग कर रहे हैं, सीट मेटल को मैनुअल तरीके से बेंडिंग कर रहे हैं। तो यहां पे बोल रहा है कि जहां से सीट मेटल फोल्ड हो रहा है, तो उस फोल्डिंग लाइन को जो हमारा टूल है, यानी कि जिससे हम लोग बेंड कर रहे हैं, उसके एज के साथ में मैच खाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल की तरह इसको समझिएगा, जैसे मान के चलो ये हमारा एक टूल है, ये सीट है। अब यहां पे ये यहां से जो है मुड़ा हुआ है एक तरफ से, तो ये क्या हो गई, ये बेंडिंग एज हो गई। तो यहां पे इस एज के साथ में मैच खाना चाहिए। वो कौन सा मेथड है, समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब क्या है कि ये एक सीट है और इसको हम लोगों को बेंड करना है, तो मैनुअल तरीके से करना है, ये एक एज के साथ में मैच खाना चाहिए। तो वो हमारा बेसिकली कौन सा मेथड हो जाता है? क्या वो फोल्डिंग बार मेथड होगा या हैचेट स्टेक मेथड होगा? डेफिनेटली हैचेट स्टेक मेथड होगा। मैं यहां पे फिगर भी लगा दे रहा हूं जिससे कि आप लोग चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओ। हैचेट आप लोगों ने देखा है, वहां से हम लोग हैचेट स्टेक में जो एज है उससे हम लोग आराम से जो है सीट को मोड़ सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को यहां पे समझिएगा, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल हैज द पार्ट्स बाय नेम स्ट्रेट पॉइंट एंड बेंट पॉइंट। यहां पे कौन सा वो जो है टूल है जिसके दो पार्ट हैं, स्ट्रेट पॉइंट भी है और बेंट पॉइंट भी है? तो हमारा स्क्राइबर बेसिकली जो होता है, स्क्राइबर में क्या होता है भैया? स्क्राइबर में एक तो होता है हमारा स्ट्रेट पॉइंट, ये है हमारा स्ट्रेट पॉइंट और ये है हमारा बेंड पॉइंट। तो दोनों पॉइंट बेसिकली कहां पर होते हैं? हमारे स्क्राइबर में होते हैं। दो पार्ट हैं, ये बेंड पॉइंट है, ये हमारा स्ट्रेट पॉइंट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वन नायलॉन वॉशर इज फिटेड इनसाइड अ नट, यानी कि एक नायलॉन वॉशर है, उसको एक नट के अंदर फिट किया गया है। यह किस प्रकार का नट लॉकिंग सिस्टम है? नट लॉकिंग सिस्टम मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से, जो भी लोग कोर्स में पूरा डिटेल्स में आपको समझाया था। यहां पे क्या करते हैं, अलग अलग लॉकिंग सिस्टम जो होते हैं उसके अंतर्गत मैंने यहां पर बताया था आप लोगों को कौन सा सिस्टम। स्वान नट लॉकिंग सिस्टम था हमारा, कैसल नट लॉकिंग सिस्टम था, स्लॉटेड नट लॉकिंग सिस्टम था, लेकिन एक था वहां पर कौन सा, साइमंड नट लॉकिंग सिस्टम। साइमंड नट लॉकिंग सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, उसमें हमारा नायलॉन का वॉशर अंदर फिट होता है, जिसकी मदद से हमारा नट जो है बोल्ट के साथ में लॉक हो जाता है। वो दोबारा एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर ओपन नहीं होता या वाइब्रेशन की वजह से ओपन नहीं होता। तो राइट आंसर यहां पर बेसिकली क्या हो जाएगा, साइमंड नट लॉकिंग सिस्टम इज द राइट आंसर। यहां पर डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हम लोगों को नजर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, यहां पर देखो पूछा गया है 4 नंबर का क्वेश्चन की हैलोन एक्सटिंग्विशर आर फिटेड विद, यानी कि जो हैलोन एक्सटिंग्विशर है उसमें क्या फिल्ड किया जाता है, वह किससे भरा होता है? क्या वो ड्राई पाउडर से, CO2 से, या फिर यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर BCF यानी कि ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमेथिन। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा हैलोन एक्सटिंग्विशर है उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर भी बोला जाता है। तो उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड भी भरा जाता है और BCF भी भरा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी
सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर का अगला प्रश्न है। यहां पे क्या बोला गया है कि 7 मिलीमीटर ट्विस्ट ड्रिल और 22 मीटर प्रति मिनट की काटने की गति के साथ धातु ब्लॉक पर ड्रिलिंग के लिए आरपीएम क्या होगा। लास्ट क्लास जो मैंने अपलोड करी थी टेक्निकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, क्वेश्चन हम लोगों ने इंक्लूड किया था। क्या बोला जा रहा है कि सर यहां पे डायामीटर हमको दिया गया है 7 मिलीमीटर, ठीक है भैया। कटिंग स्पीड हम लोगों को दे दी गई है यहां पे 22 मीटर प्रति मिनट, ठीक है भैया। ज्ञात क्या करवा रहे हैं हम लोगों को, आरपीएम ज्ञात करवा रहे हैं। तो हमको पता है आरपीएम एन इक्वल टू हमारा क्या होता है, कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू डी हमारा क्या है यहाँ पे 7 मिलीमीटर। तो यहाँ पे 22/7 को मैंने अपोजिट कर लिया, 7 से 7 कैंसिल कर देते हैं, 22 से 22 कैंसिल कर देते हैं, एन इक्वल टू 1000 हमारा यहाँ पे आ गया। यानी कि 1000 आरपीएम का मतलब क्या है कि भैया वो 1 मिनट में 1000 चक्कर लगाएगा, 1 मिनट में 1000 राउंड कंप्लीट करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या था यहाँ पे, 1000 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बोला गया है 6 नंबर का, कोल्ड वर्किंग प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग यहां पर बोला है स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है, जहां पर हम लोग स्टील को गर्म करते हैं लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पर ही गर्म करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म नहीं करेंगे बेसिकली। तो यहां पे यदि हम लोग देखें कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में सबसे पहला बोल रहा है कि मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ हार्डनिंग, या फिर बी ऑप्शन में बोल रहा है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल ब्लो द, यहां पे भी वो क्रिटिकल टेम्परेचर की बेसिकली बात कर रहा है कि हम लोग पुनः क्रिटिकल तापमान के नीचे धातुओं को प्लास्टिक विरूपण करना। तो ये तो हमारा किसके अंतर्गत आता है, कोल्ड वर्किंग के अंतर्गत आ जाता है। सी ऑप्शन देखें, प्लास्टिक विरूपण के माध्यम से धातुओं को मजबूत करना, तो ये भी स्ट्रेचिंग, जो मेटल को स्ट्रेच करना थ्रू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये भी हमारा कोल्ड वर्किंग के अंतर्गत आ जाएगा। डी ऑप्शन की बात करें, किसी धातु या मिश्र धातु को एक विशिष्ट तापमान तक गर्म करना और फिर उसे ठंडा करके सख्त करना। तो बेसिकली यहां पे यदि डी ऑप्शन को हम लोग देख रहे हैं, बोल क्या रहा है कि हीटिंग अ मेटल और अलॉय टू बी स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट टू हार्डन। यानी कि यहां पर हम लोग जो मटेरियल है, चाहे वह मेटल है या फिर मेटल अलॉय है, उसको हार्ड कैसे कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक उसको गर्म कर रहे हैं और उसके बाद कूलिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा प्योरली कौन सा हार्डनिंग मेथड हो जाता है और ये हमारा कूलिंग कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आ जाता है, बिकॉज ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत चला जाता है। तो यहां पर यदि हम लोग 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में हमारा करेक्ट आंसर गाइस क्या निकल के आ रहा है, 6 नंबर को यदि आप लोग देखोगे तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहां पे 6 में क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे ए ऑप्शन आप बोलोगे क्यों नहीं है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वर्क हार्डनिंग, तो जो हमारा रोलिंग, कोल्ड रोलिंग मेथड है वो भी मोस्ट कॉमन के अंतर्गत आ जाता है, जहां पे हम लोग कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के माध्यम से भी हार्ड करते हैं। इसीलिए यहां पे वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर बोल रहा है कि हीटिंग अ मेटल और अलॉय टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट टू बी हार्डन। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। निम्नलिखित में से कौन दाब की इकाई नहीं है। कई बारी क्या होता है, जल्दबाजी में आप लोग देखते हो निम्नलिखित में से कौन दाब की इकाई, बस इतना पढ़ोगे, यहां पर नहीं है, नहीं पढ़ोगे, राइट आंसर पास्कल देके आ जाओगे और अपने आंसर को करेक्ट जोड़ोगे, बोलेगे सर इतना नंबर आ रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा कि एग्जाम देते समय क्वेश्चन को बहुत भली भांति आपको समझ के आंसर देना होता है। तो यहां पे कौन सी प्रेशर की यूनिट नहीं है, बिकॉज बोला है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर, बार, पास्कल, जूल या फिर टॉर। तो यहां पर बार भी हमारी प्रेशर की यूनिट है, पास्कल भी प्रेशर की यूनिट है, टॉर भी प्रेशर की यूनिट है। लेकिन यदि जूल की बात करें, वर्क एंड एनर्जी की जो यूनिट है वो बेसिकली जूल है। तो यहां पर यदि हम लोग अदर यूनिट की बात करें तो अदर यूनिट हम लोगों को समझ में आ रहा है कि अदर यूनिट जो भी हैं वो हमारी किसकी हैं, प्रेशर की हैं, लाइक पास्कल, बार
या फिर यहाँ पे हमारा टेक्निकल एटमॉस्फेयर या फिर एटीएम, टॉर, ये सभी हमारी बेसिकली क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग देखें, जूल जो ऑप्शन दिया है, जूल हमारी वर्क एंड एनर्जी की यूनिट है, जो सभी लोगों को पता होना चाहिए। अगला गाइस, अगला प्रश्न है हमारा कि 10 मिलीमीटर स्क्वायर की एक वर्गाकार सतह पर 60 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। सतह पर कार्य करने वाला दबाव क्या है? अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ स्क्वायर सरफेस ऑफ 10 मिलीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक स्क्वायर सरफेस है, उस पर हमारा कितना फोर्स काम कर रहा है? 60 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। हम लोगों को प्रेशर ज्ञात करना है। एक्चुअल में प्रेशर क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया पर जो फोर्स वर्क कर रहा है वो हमारा प्रेशर होता है। तो हमको पता है कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। हम लोगों को सर फोर्स दिया हुआ है 60 न्यूटन, और हम लोगों को एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? यहां पर एरिया देखेंगे 10 मिलीमीटर स्क्वायर, 10 मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहां पर एक इशू है क्वेश्चन में, बिकॉज जो भी ऑप्शन है वह मेगा पास्कल, किलो पास्कल, मेगा पास्कल में ऑप्शन दे रहा है। तो हम लोगों को आंसर भी मेगा पास्कल में निकालना पड़ेगा। जब ऑप्शन से मैच करेगा तो हमको पहले पास्कल में आंसर को निकालना पड़ेगा, और हमको पता है पास्कल इक्वल टू क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में फोर्स तो न्यूटन में है, लेकिन एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एरिया को कर लेते हैं। देखो मैं इसको ऐसे लिखूं, यदि मैं यहां पर 10 मिलीमीटर स्क्वायर को 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पता है 5 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर। अब मुझे यदि यहां पर मैं आपसे बोलूं कि 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं? सभी को पता है सर 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे? सर सभी को पता है 1/1000 मिलीमीटर होंगे। ये कैसी बात हो गई? 1000 मीटर होंगे ना। तो अब मैं इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं, 1000 का भाग देके कर सकता हूं। तो एरिया बराबर मैं यहां पर 5/1000 मल्टीप्लाई बाय 2/1000। तो यहां पे जो यूनिट आ गई वह किस में आ गई? सर मीटर स्क्वायर में आ गई। कोई दिक्कत ही नहीं है, एरिया भी मीटर स्क्वायर में आ गया। चलिए थोड़ा सा कैंसिल हम लोग कर लेते हैं। तो यहां पे यदि हम लोग देखें, एरिया हमारा आ गया 10/1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 1 0 से 1 0 हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। तो एरिया हमारा जो निकल के आया 1/, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्लियर है? ये आ गया मीटर स्क्वायर में। अब हम लोग क्या निकाल देते हैं? सर हम लोग निकाल देते हैं प्रेशर। प्रेशर को हम लोगों को पता है क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हमारा फोर्स बेसिकली क्या है? 60 न्यूटन है। तो यहां पर हम लोग 60 लिख लेते हैं। अपॉन में हमारा 1 लाख आएगा, एरिया आएगा। तो हमारा 1 यहां आ जाता है, और जो 1 लाख है वो मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्लियर है? तो ये हमारा प्रेशर किस में आ गया? सर ये आ गया पास्कल में। ये हमारा किस में आ गया? पास्कल में आ गया। क्लियर है ना? अब हमको क्या पता है? हमको ये पता है कि ऑप्शन मेगा पास्कल में दिया हुआ है। तो हम लोग देखें तो मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल इक्वल टू कितने पास्कल होते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, है ना? ये हमारे इतने पास्कल होते हैं। तो हम बोले कि एक पास्कल में कितने मेगा पास्कल होंगे? 1 ये आ जाएगा 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख मेगा पास्कल होंगे। तो जब हमको ये पता है कि 1 पास्कल में इतने मेगा पास्कल होते हैं, तो इतने पास्कल में कितने मेगा पास्कल होंगे भैया? इससे डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे? यहां पर हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली। तो 1/, इतना 10 लाख है, तो यहां पर 1/10 लाख से गुणा कर देंगे। तो पास्कल इक्वल टू ये तो हो गया हमारा 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना? ये आ गया 1 2 3 4 5 6 0 आ गया। मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे 1/, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख,
इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो से हम लोग 1 2 3 4 5 6 जीरो कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें पास्कल इक्वल टू कितना मेगा पास्कल आ गया यहाँ पर, यदि देखा जाए तो यहाँ पर 6 मेगा पास्कल हमारा आ जाता है। क्या आ जाता है? 6 मेगा पास्कल हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि ये सारा का सारा कैंसिल हो जाता है। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा आ गया सर? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या आ गया? करेक्ट आ गया। कौन सा? ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आ गया। तो पूरा का मेथड देख लिया, कुछ नहीं है, पास्कल मेगा पास्कल का खेल कर दिया उन्होंने, ये यूनिट को खेल कर दिया। इसीलिए बोलता हूं हमेशा यूनिट क्लियर होना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन को यदि हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किसमें बेहतर आघातवर्धनीयता एवं तन्यता होती है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज गुड मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी? तो यहां पर रबर है, हटा देते हैं, स्टील है, हटा देते हैं, ब्रास है, हटा देते हैं, सिल्वर में हमारी मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी काफी अच्छी होती है। इन ऑर्डर यदि देखोगे गोल्ड, सिल्वर, राइट? तो यहां पे क्या होगा? सिल्वर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें तो यहां पे पूछा गया है विच बल्ब इज यूज्ड फॉर फाइन कंट्रोल ऑफ फ्लो, यानी कि प्रवाह के सूक्ष्म नियंत्रण के लिए किस वॉल्व का प्रयोग किया जाता है? नॉन रिटर्न वॉल्व है नहीं है, बटरफ्लाई वॉल्व है नहीं है, नीडल वॉल्व। तो यहाँ पे क्या है, जो नीडल वॉल्व होता है वो हमारा किस लिए होता है? फाइन कंट्रोल, फ्लो के कंट्रोल को काफी फाइन कंट्रोल करना है, धीरे धीरे कंट्रोल करना है, उसके लिए नीडल वॉल्व हम लोग यूज करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर का है, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फेरस अलॉय? देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। नॉन फेरस अलॉय मतलब आप लोग समझते हो, नॉन फेरस अलॉय बेसिकली क्या होता है? जिसमें फेरस यानी कि आयरन की मात्रा नहीं होना चाहिए, वो नॉन फेरस अलॉय होता है। ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील है, आयरन पाया जाता है, आयरन बिल्कुल पाया जाता है। ऑप्शन बी हाई स्पीड स्टील में भी हमारा आयरन की मात्रा, चिल्ड कास्ट आयरन तो और भी ज्यादा। लेकिन यहाँ पे ड्यूरेल्यूमिन की बात करें तो यहाँ पे जिसको ड्यूरेल्यूमिनियम भी बोला जाता है वो हमारे नॉन फेरस अलॉय के अंतर्गत बेसिकली आ जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें 95% एल्यूमिनियम और 4% कॉपर, मैग्नीज ये होता है, और मैग्नीज एंड मैग्नीशियम 0.5%, 4% कॉपर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ड्यूरेल्यूमिनियम है वहां पर यदि देखा जाएगा तो हमारा लगभग 95% एल्यूमिनियम और 4% कॉपर और बाकी 0.5% मैग्नीज एवं मैग्नीशियम जो है होता है। तो ये हमारा क्या है? नॉन फेरस अलॉय है, फेरस की मात्रा इसमें नहीं पाई जाती है। अब गाइस अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, सीट मेटल के ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑलरेडी हमारी क्लासेस में कवर है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? द सीट मेटल ऑपरेशन विच इन्वॉल्व्स कटिंग ऑपरेशन। उस ऑपरेशन में कटिंग ऑपरेशन इन्वॉल्व है, लेकिन बोल रहा है फॉलोइंग बाय बेंडिंग ऑफ द कट पोर्शन, जो कट पोर्शन जो बेंड हो गया है उसको क्या बोलेंगे? यानी क्या बोल रहे हैं? सीट मेटल ऑपरेशन जिसमें कटिंग ऑपरेशन के बाद कटे हुए हिस्से को मोड़ना शामिल होता है, यानी कि जो कटा हुआ हिस्सा है उसको हम लोग बेंड करते हैं बेसिकली, वो हमारा कौन सा ऑपरेशन है? क्या ब्लैंकिंग ऑपरेशन है, शेविंग ऑपरेशन है, पियर्सिंग ऑपरेशन है, या फिर लेंसिंग ऑपरेशन है? तो हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। अगेन मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा जिससे कि चीजें और बेहतर तरीके से जो है क्लियर हो सके आप लोगों की। यहां पर आप लोग देखें तो यहां पर आप लोगों को मिल जाता है लेंसिंग ऑपरेशन। लेंसिंग ऑपरेशन बेसिकली किस प्रकार का है? फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। इन दिस ऑपरेशन देयर इज अ कटिंग ऑफ सीट मेटल थ्रो अ स्मॉल लेंथ एंड बेंडिंग दिस स्मॉल कट पोर्शन डाउनवर्ड। हम लोग क्या है, जो पोर्शन कट गया है उसको डाउनवर्ड पोजीशन में बेंड करते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा लेंसिंग ऑपरेशन कहलाता है और इसी के बारे में यहां पर बोला गया है, राइट? तो यहां पे ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम लोग देखें यहां पर क्या बोला गया है तो इसमें लेंसिंग करेक्ट है। 13 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल रिक्वायर्स नो कूलेंट फॉर मशीनिंग। निम्नलिखित में से किस सामग्री को मशीनिंग के लिए शीतलक की आवश्यकता नहीं होती? कूलेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो हमारा कौन सा मटेरियल है? कास्ट आयरन है। कच्चा लोहे में कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती, ड्राई एयर की मदद से हम लोग मशीनिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हथौड़े का वजन, हैमर का वेट कहां पर स्टाम्प्ड होता है, कहां पर लिखा होता है? जो चीक यानी कि जो चौड़ा हिस्सा है, जो उसका गाल है हथौड़े का, चीक है, वहां पर हैमर का वजन लिखा। अब गाइस अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। क्या बोल रहे हैं? एक गहन ड्राइंग प्रक्रिया में फ्लेंज के चारों ओर झुर्रियां बनने का कारण होता है, यानी कि इन अ डीप ड्राइंग ऑपरेशन
रिंकल बन रहे हैं, रिंकल फॉर्मेशन हो रहा है फ्लैंज के अराउंड चारों तरफ। क्यों बनेगा? क्योंकि पर्दीय संपीड़न के कारण बकलिंग हो रही है, यानी कि जो पर्दीय संपीड़न होगा, कंप्रेशन होगा, उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से झुर्रियां बनेंगी, स्वाभाविक सी बात है। ए ऑप्शन ही यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब गाइस अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, गहराई माइक्रोमीटर के मापन की सटीकता क्या है? व्हाट इज द मेजरिंग एक्यूरेसी ऑफ अ डेप्थ माइक्रोमीटर? बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछा है, तरीका बेसिकली यही होना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने देख के ही आंसर दिया होगा 0.01, लेकिन उन्होंने यूनिट की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा कि भैया यहां पर सेंटीमीटर में यूनिट दी गई है, ना कि मिलीमीटर में। हमको पता है माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट बेसिकली कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर होता है। क्लियर है ना? अब ऐसी सिचुएशन में हमको सेंटीमीटर में यूनिट दी है, तो हमको तो सिंपल पता है ना कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, राइट? तो हम लोगों की यदि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है 0.001 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 0.001 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, तो यहां से हमारा बेसिकली क्या निकल के आ जाएगा सर? यहां से 0.01 मिलीमीटर निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा लिस्ट काउंट होता है। तो बी ऑप्शन यहां पे हमारा करेक्ट होगा, 0.001 सेंटीमीटर, बिकॉज यहां पर मिलीमीटर में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 0.01 मिलीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर निकल के आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 17 नंबर का है और यहां पर बोल रहा है एनोडाइजिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब देखो यहां पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बेसिकली करेक्ट है? ए ऑप्शन बोल रहा है यह एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड कोटिंग बनाने की एक इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है भैया। ऑप्शन भी बोल रहा है ऑक्साइड परत आमतौर पर 5 से 30 माइक्रोन मोटाई तक होती है। यह भी सही बात है। इसका उपयोग सतह को घिसाव और संक्षारण से बचाने के लिए किया जाता है। यह भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, यानी कि तीनों ऑप्शन हमको करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखो 18 नंबर का बोल रहा है कि बोल्ट और स्टड में अंतर है। डिफरेंस बिटवीन बोल्ट एंड स्टड। हम लोगों को पता है बोल्ट क्या होता है, जहां पर एक तरफ हेड और दूसरे तरफ हमारा थ्रेड कटा होता है, लेकिन स्टड में क्या हेड होता है? हेडलेस बोल्ट को ही तो स्टड बोला जाता है, जिसके दोनों एंड में बेसिकली थ्रेड कटा होता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए बोल रहा है वन हैज इंटरनल द अदर हैज एक्सटर्नल। भैया कि एक में इंटरनल थ्रेड होती है, किसमें? बोल्ट में, और स्टड में एक्सटर्नल थ्रेड होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन वन हैज मीट्रिक थ्रेड एंड अदर हैज एक्मे थ्रेड, ऐसा भी नहीं होता भैया। सी ऑप्शन में बोल रहा है वन हैज हेड ऑन वन साइड एंड द अदर हैज थ्रेड ऑन नो, यानी कि बोथ साइड। बोल रहा है कि एक के एक तरफ सिर यानी कि हेड होता है और दूसरे के दोनों तरफ चूड़ियां होती हैं। ये तो भैया करेक्ट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बोल्ट है उसके एक सिरे में हेड होता है और जो दूसरा यानी कि स्टड है उसके दोनों सिरे में थ्रेड होती हैं। ये तो हमारा करेक्ट बैठ गया, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोल्ट और स्टड में यही एक अंतर होता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, यहां पर बोल रहा है गैस्केट। गैस्केट का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? गैस्केट दो पाइपों को जोड़ते हैं, उन फ्लैंज के बीच में जो हम लोग लगाते हैं ना रबड़ की पत्ती, उसको बोलते हैं गैस्केट। और क्यों लगाते हैं? लीकेज फ्री जॉइंट प्रदान करने के लिए। पूरा डिटेल्स में पढ़ाया था आप लोगों को गैस्केट, जो भी लोग हैं कोर्स में सभी को पता होना चाहिए। तो यहां पर क्या राइट आंसर निकल के आएगा? क्या होगा भी ये राइट आंसर? यहां पे ए ऑप्शन में बोल रहे हैं भार के समान वितरण के लिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। बी ऑप्शन में बोल रहे हैं प्रोवाइडिंग लीक टाइट जॉइंट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन की लीक टाइट जोड़ प्रदान करने के लिए हम लोग गैस्केट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस फास्टनर का उपयोग आमतौर पर कागज को एक साथ सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? क्या बोल्ट का प्रयोग करते हैं? क्या बोल्ट जैसे कागजों को जोड़ना है, अलग अलग पेपर को जोड़ना है, क्या बोल्ट लगा देते हैं हम पेपर में? अरे भैया कैसी बेवकूफ वाली बात कर रहे हो। क्या रिविट से हम लोग रिविटिंग कर देते हैं, या फिर स्टेपल करते हैं? हम लोग स्टेपनिंग करवाते हैं ना, फोटो कॉपी जेरोक्स कराते हैं, भैया कर देना स्टेपनिंग, लगा देना पिंचिंग लगा देना। तो वही होती है। हम लोगों को कागज के बारे में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फास्टनर इज यूज्ड जनरली टू सिक्योर पेपर टुगेदर। पेपर को आपस में जोड़ना है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टेम्पलेट का उपयोग क्यों किया जाता है? टेम्पलेट आर यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए बोल रहे हैं पियर्सिंग द जॉब, ऑप्शन बी बोल रहे हैं
होल्डिंग द जॉब, ऑप्शन सी बोल रहा है रिवेटिंग द जॉब, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है नॉन ऑफ द अबव। तो एक्चुअल में टेम्पलेट्स का प्रयोग ना तो हम लोग पियर्सिंग में करते हैं, होल्डिंग में तो करते ही नहीं है, रिवेटिंग में भी नहीं करते हैं। तो आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह नॉन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न टॉर्क रेंच से रिलेटेड है कि भैया जो टॉर्क रेंच होता है उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? क्लैंपिंग बल लगाने के लिए। डेफिनेटली टॉर्क रेंच हम लोग क्यों यूज करते हैं? हम लोग क्लैंपिंग फोर्स लगाते हैं और उसको मेजर भी करते हैं बेसिकली। तो टॉर्क रेंच क्या कर रहा है? टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, क्लैंप कर रहा है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन में क्या बोला? टू मेजर लाइट इंटेंसिटी, क्या प्रकाश की तीव्रता मापता है? बिल्कुल नहीं मापता। द्रव दबाव को मापने के लिए? बिल्कुल नहीं। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? क्लैंपिंग बल लगाने के लिए, टू अप्लाई क्लैंपिंग फोर्स। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है यहां पे पूछ रहा है क्विक रिलीज बाइस के स्पिंडल पर किस धागे का उपयोग किया जाता है? विच थ्रेड इज यूज्ड ऑन द स्पिंडल ऑफ अ क्विक रिलीज बाइस? क्विक रिलीज बाइस मैंने पढ़ाया था जहां पर हैंडल के नीचे एक लीवर लगा होता है। हम लोगों को यदि एकदम से मूवेबल जा को बाहर लेके आना है तो उसको रिलीज करके हम लोग बाहर एवं अंदर कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इससे क्या हो जाता है? समय बच जाता है। इसके स्पिंडल पर मैंने बताया था कि बटरस थ्रेड कटी होती है जो कि हाफ नट से एंगेज्ड होती है। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? बटरस थ्रेड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहां पे परम तन्य तनाव और कार्यशील तनाव का अनुपात क्या कहलाता है? अगेन वर्कशॉप से क्वेश्चन। रेशो ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस इज कॉल्ड। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। मैंने एग्जांपल कई बार आप लोगों को दिया है कि एक चेयर बनाई है किसी कंपनी ने, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली होता है कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस मतलब कि देखो उस चेयर को बनाया गया है एक आदमी के बैठने के लिए, तो वो होती है वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस मतलब वो कितना वजन सह सकती है? मान के चलो एक नॉर्मल व्यक्ति का वजन हम लोग 80 केजी लेके चलते हैं। 80 केजी हमारा नॉर्मल व्यक्ति का वजन है, लेकिन वो कंपनी बनाती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 4 गुना कि भैया यदि 80 का 4 गुना 8 चौक 32 यानी कि 320 केजी भी वजन आ जाए तो भी चेयर झेल जाए। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस केस में क्या होगी? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है हमारी 320 और वर्किंग स्ट्रेस हमारी क्या है? 80। तो यहां पे क्या हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आता है 4। तो उसी के बारे में बात कर रहा है। रेशो ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा गुणांक का कोई भी प्रोडक्ट बनाते टाइम ध्यान रखा जाता है। अब ये क्वेश्चन तो सेम की सेम आ गया। यदि आप लोगों ने नहीं देखी, 3 दिन पहले टेक्निकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन की वीडियो डाली थी। इवन नंबर भी सेम है, नंबर का भी अंतर नहीं है। आप हंस के आंसर दे दोगे 41 माइक्रोन, है ना? कुछ भी नहीं देखोगे क्योंकि वही सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया। क्या बोल रहे हैं? छेद और साफ्ट हमारा ये है, फिट द्वारा दिया गया है। 20H7 विचलन हमारा क्या दे रहा है? 0 और 21, यानी कि ये H7 कैपिटल है तो हॉल का विचलन दिया गया है हमारा ये, और शाफ्ट का विचलन 20G6, यहां पर स्मॉल जी है तो शाफ्ट का विचलन दिया गया है हमारा ये। छेद और शाफ्ट के बीच अधिकतम निकासी ज्ञात करना है। अधिकतम निकासी मतलब आप लोग समझ रहे हो, मैक्सिमम क्लियरेंस ज्ञात करना है। और हमको पता है मैक्सिमम क्लियरेंस इक्वल टू मैक्सिमम हॉल साइज। मैक्सिमम हॉल साइज हमारा कितना है सर? 21 माइक्रोन है ना? और मिनिमम शाफ्ट साइज यानी कि दोनों माइक्रोन को हम लोग माइनस कर देते हैं, -20। तो क्या होगा यहां पर? 21 + 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 41 माइक्रोन। या फिर आप इसको साइज के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो, जैसे कि आप लोग करते हो। मैक्सिमम क्लियरेंस इक्वल टू मैक्सिमम हॉल साइज कितना हो जाएगा? 20.021। उसी प्रकार हमारा मिनिमम शाफ्ट साइज की यदि बात करें तो मिनिमम शाफ्ट साइज 19.980 mm, यहां से हमारा क्या निकल के आएगा? 0.041, जो हमारे किसके बराबर होगा? 41 माइक्रोन के बराबर होगा। बात बराबर है। अगला प्रश्न देखें, यहां पर पूछा गया है 2 मीटर घन आकार की माइल्ड स्टील ब्लॉक का अनुमानित द्रव्यमान क्या होगा? व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट
मास ऑफ अ माइल्ड स्टील ब्लॉक ऑफ साइज 2 मीटर क्यूब, 2 घन मीटर की भैया वो है हमारी, है ना। तो उसका हमसे क्या पूछा है, उसका हमसे पूछा है क्या द्रव्यमान कितना होगा। तो हमको क्या पता है, हमको ये चीज भली भांति पता है कि यदि हमको क्या निकालना है, मास निकालना है, राइट। मास ऑफ अ माइल्ड स्टील, तो मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द्रव्यमान होता है। तो डेंसिटी, माइल्ड स्टील की डेंसिटी हमारी कितनी होती है, माइल्ड स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, माइल्ड स्टील की डेंसिटी हमारी कितनी होती है भैया, किलोग्राम पर घन मीटर, 7850 किलोग्राम पर घन मीटर। यानी कि 1 घन मीटर में माइल्ड स्टील में वजन कितना होता है, 7850, है ना, ये इतना ही होता है, इतना किलोग्राम। तो हमारा 2 घन मीटर है, तो हम लोग डेंसिटी रख लेते हैं। पहले डेंसिटी कितनी है, 7850 एंड आयतन हमारा कितना दिया गया, 2 घन मीटर, 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये कितना 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल किया 1, 8 दूनी 16, 17 की 7 हासिल किया ये, 7 दूनी 14, 15, 15,700 किलोग्राम। कितना वजन आ गया, कितना मास आ गया सर, हमारा आ गया 15,700। अप्रोक्सीमेट लगभग में कौन सा लगाएंगे, 16,000 की तरफ चले जाएंगे सर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस से रिलेटेड पूछा गया है। पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो में क्लियर किया था, यूट्यूब पर भी आई थिंक उसको डाला था कोर्स के वीडियो को, यदि देखा होगा तो। क्या बोल रहे थे, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस सो इन द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट विच शेप। यहां पर हम लोगों को एक ज्योमेट्रिकल सिंबल दिया गया है, कौन सा सिंबल है, सिलेंड्रिसिटी का सिंबल हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ये क्या होता है, ये सिलेंड्रिसिटी का सिंबल होता है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर का आगे का क्वेश्चन है और यहां पर क्या बोल रहा है 28 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतलता के बारे में सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फ्लैटनेस। फ्लैटनेस के बारे में करेक्ट पूछा है, कौन सा ट्रू है। ऑप्शन ए बोल रहा है इट इज सेम एज सरफेस फिनिश, या इट इज मेजर्ड यूजिंग प्रोफाइल मीटर, इट इज मेजर्ड यूजिंग डायल इंडिकेटर, इट इज नॉट मेजरेबल। तो भैया इसको मेजर तो बेसिकली हम लोग करते हैं, लेकिन यहां पे हमारा फ्लैटनेस को मेजर करने के लिए हम लोग अलग अलग हाइट गेज के साथ में अलग अलग चीजों का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ये जो है लगभग सरफेस फिनिश के इक्वल होता है। यदि हम लोग इसको देखें, फ्लैटनेस को देखें, एग्जैक्टली नहीं होता। फ्लैटनेस में हम लोग फ्लैट सरफेस को देख रहे होते हैं, वहीं पे सरफेस फिनिश में थोड़े थोड़े हिल्स एंड वैलीज को देख रहे होते हैं, तो लगभग सेम होता है। इट इज सेम सरफेस फिनिश, ए ऑप्शन की तरफ हम लोग जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है एक सोलेनॉइड वॉल्व पर कार्य करता है। सोलेनॉइड वॉल्व जो होता है वो किस पर काम करता है, फ्लूइड पावर पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर, या फिर सोलर एनर्जी पर, या ऑल ऑफ द अबव। किस पर काम करता है भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर काम करता है। जब इलेक्ट्रिक विद्युत जब गुजरता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड पर यानी कि ये टोटल का टोटल वर्क किस पे कर रहा है, विद्युत ऊर्जा पर वर्क कर रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें 30 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा द्वय दिशात्मक वॉल्व का प्रतिनिधित्व करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ बाय डायरेक्शनल वॉल्व। बाय डायरेक्शनल वॉल्व कौन सा है, चेक वॉल्व, वन डायरेक्शन होता है। नॉन रिटर्न वॉल्व तो ऑलरेडी है ये। बटरफ्लाई वॉल्व, बटरफ्लाई वॉल्व जो है, जो बटरफ्लाई वॉल्व होता है वो हमारा बाय डायरेक्शनल वॉल्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन 31 नंबर का है। क्या बोला जा रहा है कि 100 किलोग्राम वजन का एक धातु ब्लॉक फर्श पर रखा हुआ है। यदि घर्षण गुणांक 0.1 है तो ब्लॉक को फर्श के साथ खींचने के लिए आवश्यक बल ज्ञात करें। विचार करें कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो हमारा फोर्स क्या निकल के आएगा, पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स हमारा क्या होगा, पुलिंग फोर्स होगा हमारा कि भैया हमारा कितना वेट है, वेट यानी कि नॉर्मल रिएक्शन, जैसे कि कोई हमारा ये नॉर्मल सरफेस है, मैंने
मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन में पढ़ाया था, और यहाँ पर 100 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसका कुछ ना कुछ वेट है। वेट के अपोजिट क्या काम करता है? नॉर्मल रिएक्शन काम करता है। इधर हम लोग क्या लगाते हैं? पुलिंग फोर्स लगाते हैं। इधर इसके अपोजिट भी सेम फोर्स लगता है। जब हमारा इस फोर्स से ज्यादा फोर्स जो है लगेगा, तब हमारा ब्लॉक जो है इस धरातल पर खिसकेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है ना इसके बीच में, उसके अगेंस्ट में पुलिंग फोर्स काम कर रहा है। तो हमारा पुलिंग फोर्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? एक तो वेट हो गया, यहां पर वेट हो गया 100 kg, उसके अलावा हमारा कितना त्वरण है? 10 मीटर पर सेकेंड, और हमारा घर्षण गुणांक क्या है? 0.1। तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? यहां से ये आ गया 10, 10 से 10 कैंसिल, यानी कि 100 हमारा आ जाता है। 100 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यदि हम लोग देखें, यहां पर बोल रहा है कि ताप उपचार ऑपरेशन में कौन सा मीडिया सबसे गंभीर समन देगा, यानी कि विच मीडिया विल गिव्स मोस्ट सर्वेयर क्विंचिंग इन हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन। इसका मतलब समझ रहे हो? गंभीर शमन, गंभीर मतलब तीव्र, तीव्र मतलब जल्दी, जल्दी क्विंचिंग करना। फास्ट क्विंचिंग रेट किसका है? मैंने क्विंचिंग रेट के बारे में सभी क्विंचिंग मीडिया को आपको पढ़ाया है, जिसमें ब्राइन सॉल्यूशन सबसे ज्यादा क्विंचिंग प्रोवाइड करता है, वाटर, ऑयल, उसके बाद में एयर। तो यहां पे सबसे ज्यादा क्विंचिंग कौन करेगा? ब्राइन क्विंचिंग करेगा। जो हमारा नमकीन वाला पानी है, ब्राइन सॉल्यूशन है, वो हमारा सबसे ज्यादा क्विंचिंग रेट उसकी होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है 33 का। क्या बोल रहा है कि धातुओं को जोड़ने के लिए किस विधि में भराव सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच मेथड एम्प्लॉयज अ फिलर मटेरियल फॉर ज्वाइनिंग मेटल्स, यानी कि कोई दो मटेरियल को जोड़ना है भैया, वहां पर फिलर मटेरियल, यानी कि तीसरा जो फिलर मटेरियल के रूप में हम भर देते हैं, वो कौन सा मेथड होता है? क्या रिवेटिंग में हम लोग करते हैं? रिवेटिंग में तो हमारा रिवेट होता है जो दो प्लेटों को आपस में जोड़ देगा। क्या यहां पर फिलर मटेरियल यूज करते हैं? सर नहीं करते। बोल्टिंग में करते हैं? नहीं करते। वेल्डिंग में करते हैं? वेल्डिंग में फिलर रॉड नहीं होती। फिलर रॉड से हम लोग क्या करते हैं? वहां पे ज्वाइंट करते हैं दो पार्टों को। तो वेल्डिंग में हम लोग फिलर मटेरियल्स का प्रयोग करते हैं दो ज्वाइनिंग को भरने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि एक हेलिकल स्प्रिंग को 500 न्यूटन के बल से लोड किया जाता है और 25 मिलीमीटर तक संपीड़ित किया जाता है। इसे 10 मिलीमीटर तक संपीड़ित करने के लिए कितना भार की आवश्यकता होगी? तो यहां पर सिंपल हम लोगों को पता है कि 500 न्यूटन बल लगाकर हम लोग कितना कर रहे हैं भैया? 25 मिलीमीटर उसको संपीड़ित कर रहे हैं। तो 1 मिलीमीटर संपीड़ित करने के लिए हम लोगों को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? सर 500/25 लगाना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है कि हम लोगों को ओनली 10 मिलीमीटर तक संपीड़ित करना है। तो 10 मिलीमीटर तक संपीड़ित करने के लिए 500/25/10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेंगे। तो यहां पे 25 और 5 एकम 5 100 हो जाता है। 5 दूनी 10 और 100 दूनी 200। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 200 न्यूटन के फोर्स से हम लोग 10 मिलीमीटर तक संपीड़ित कर सकते हैं, यदि ये सिंपल रेशो के अकॉर्डिंग यदि पूछा है तो। बाकी स्प्रिंग का एक पूरा का पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें स्प्रिंग का, वायर का डायामीटर वगैरह वो सारा चीज देना चाहिए जब उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। आई थिंक इन्होंने डायरेक्ट रेशो के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 200 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है 6.861 मिलीमीटर मान को सीधे मापने के लिए किस सटीक माप उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? विच प्रेसिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू डायरेक्टली मेजर द वॉल्व 6.861 मिलीमीटर? कई बारी मैंने आपको बताया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम लोगों को सबसे लास्ट वैल्यू को देखना होता है। 6.861 यानी कि किस एक्यूरेसी में मेजर कर रहा है? सर 0.001 मिलीमीटर की एक्यूरेसी में मेजर करेगा। तो इस एक्यूरेसी में कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर तो मापेगा ही नहीं, क्योंकि भैया वो तो मापता है एंगल को। वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेसी 0.02 मिलीमीटर होती है, तो ये भी नहीं माप सकता है। माइक्रोमीटर, इसकी भी 0.01 होती है, ये भी नहीं माप सकता। वर्नियर माइक्रोमीटर, इसकी एक्यूरेसी 0.001 मिलीमीटर होती है, ये माप सकता है, क्योंकि यहां पर 6.1230 तीसरी लाइन पर 1 है, यानी कि 0.001 की एक्यूरेसी होना चाहिए जब इस माप को मेजर करेगा।
तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट करेगा? वर्नियर माइक्रोमीटर करेगा, चूंकि इसकी एक्यूरेसी 0.001 मिलीमीटर होती है। क्लियर है ना? कैसे समझ में आ रहा है? क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगला प्रश्न है, साइनाइडिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो केस हार्डनिंग प्रोसेस है हमारी। अगला प्रश्न यदि आप लोग देखोगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, M16 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये हमारा दे दिया थ्रेडिंग कि भैया जो डायामीटर है वो तो है हमारा 16 मिलीमीटर का, और उसमें जो भैया पिच है वो 1.5 मिलीमीटर की है। अब क्या बोल रहा है कि 45 मिलीमीटर लंबे फास्टनर के लिए जुड़ने वाले चूड़ियों की अनुमति संख्या की गणना करें कि भैया जो फास्टनर है उसमें कितनी चूड़ी होंगी, कितनी चूड़ी होंगी? 45 मिलीमीटर लंबे फास्टनर है, 45 मिलीमीटर हिस्से पर चूड़ी काटा है। अब इसको थोड़ा समझिएगा, ये हमारा एक हिस्सा है जिसके ऊपर थ्रेड कटी हुई है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 45 मिलीमीटर है। अब क्या है, इसकी जो पिच है वो 1.5 मिलीमीटर है। पिच का मतलब आप लोग समझ रहे हो? पिच का मतलब क्या है? यहां पर पिच हमारी है तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड है। ये सिंगल स्टार्ट थ्रेड मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर कुछ भी दिया नहीं गया है, डबल स्टार्ट या ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड। ऐसी सिचुएशन में उस थ्रेड को सिंगल स्टार्ट थ्रेड ही माना जाता है। तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड में पिच बराबर लीड होता है, पिच इक्वल टू लीड होता है, एंड हमारा लीड की बात करें, पिच मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टार्ट होता है। चूंकि एक स्टार्ट है तो पिच में यदि एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका लीड हमारा कितना है? 1.5 मिलीमीटर है पिच के इक्वल। तो यहां पे हम लोग लीड को कैसे समझते हैं कि ये हमारा फास्टनर है, यदि एक चक्कर घुमाएंगे तो यहां पर हमारा फास्टनर कितना आगे बढ़ेगा? कितना आगे बढ़ेगा भैया? कितना आगे बढ़ेगा? लीड के इक्वल आगे बढ़ेगा, है ना? तो यहां पर समझिएगा, एक थ्रेड गई यहां, ये आ गई यहां, तो ये जो है ये दूरी 1.5 मिलीमीटर है। तो ऐसे ही यदि 45 मिलीमीटर पर ये थ्रेड जाएगी तो हमारी कितनी थ्रेड बनेंगी? क्योंकि एक राउंड में 1.5 मिलीमीटर जा रही है, तो 45 डिवाइडेड बाय 1.5 कर देंगे, है ना? तो 15 × 45, 30 थ्रेड, 30 नंबर ऑफ थ्रेड रहेंगी। कितनी रहेंगी? 30 नंबर ऑफ थ्रेड रहेंगी। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया ना? कैसे? क्योंकि हमको क्या पता है कि एक चक्कर में 1.5 आगे बढ़ रही है, तो कितना आगे बढ़ना पड़ेगा? 45 मिलीमीटर तक तो आगे जा पाएगी, क्योंकि उतनी ही तो लंबाई है, उससे ज्यादा थोड़ी लंबाई है। तो 45 मिलीमीटर तक जब अंदर आगे जा पाएगी तो उस 45 मिलीमीटर में कितनी थ्रेड आएंगे? तो हम लोग 45 बटा 1.5 करेंगे तो 30 थ्रेड हमारी बनेंगी। आई होप क्लियर हो गया होगा, मैंने काफी बार बहुत डिटेल्स में समझाया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, टॉर्क को व्यक्त किया जाता है, टॉर्क इज एक्सप्रेस्ड बाय। टॉर्क बेसिकली क्या होता है? ये हमारा एक नट लगा हुआ है, इसमें टॉर्क रेंच को लगाया, इसमें टॉर्क रेंच को लगाया, ये हमारी टॉर्क रेंच की लंबाई है, और यहां पर हम लोग लगा रहे हैं फोर्स। क्लियर है? ये हमारा पुलिंग फोर्स है। तो हमारा क्या होता है? फोर्स अपॉन हैंडल की लंबाई। तो फोर्स हमारा किस में होता है? न्यूटन में होता है। लंबाई की हमारी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो न्यूटन मीटर क्या होता है हमारा? टॉर्क न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग टॉर्क को किस में एक्सप्रेस्ड करते हैं? न्यूटन मीटर में एक्सप्रेस्ड करते हैं। टॉर्क हमारा कब बढ़ जाता है? जब हमारे हैंडल की लंबाई बढ़ जाती है। कई बारी हमने देखा, कई बारी हम लोगों ने देखा कि जो हमारा स्पैनर है उस स्पैनर से कोई नट जो है वो खुल नहीं रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए क्या करते हैं? यहां पर आपने देखा होगा पाइप को ऐड कर लेते हैं। पाइप को ऐड क्यों करते हैं भैया? पाइप को ऐड करने का रीजन क्या? फिर पाइप की मदद से इस छोर पर धक्का देते हैं और नट खुल जाता है। पाइप को ऐड करने का मतलब क्या है? हमने लंबाई को इंक्रीज कर लिया, क्योंकि लंबाई को इंक्रीज किया तो टॉर्क इंक्रीज हो गया। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय हैंडल की लंबाई। तो लंबाई का मल्टीप्लाई हो रहा है फोर्स में, तो हमारा क्या बढ़ रहा है? टॉर्क बढ़ रहा है। टॉर्क बढ़ेगा तो नट जल्दी खुलेगा, तो वही रीजन है। तो यहां पर टॉर्क को कैसे एक्सप्रेस्ड करते हैं? न्यूटन मीटर में एक्सप्रेस्ड करते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर का है, बोल रहा है किसी द्रव रेखा में दो बिंदुओं के बीच दबाव का अंतर किसके द्वारा मापा जाता है? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ फ्लूइड लाइन इन मेजर्ड बाय, तो वो यू ट्यूब मैनोमीटर द्वारा मापते हैं। बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहां पे 40 नंबर का है, द्रव्यमान प्रवाह दर
इंगित करता है? मास फ्लो रेट इंडिकेट्स, तो मास फ्लो रेट किसको इंडिकेट करता है? मास फ्लो पर यूनिट टाइम को इंडिकेट करता है। बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनाइज्ड के लिए कौन सा कथन सही है? गैल्वेनाइज्ड, हम लोग गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस को समझे स्टील के ऊपर जब हम लोग जस्ते की परत को चढ़ा देते हैं वो हमारी गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कहलाती है, और जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो गैल्वेनाइज्ड आयरन कहलाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑप्शन में क्या दे रहा है? इट इज प्रोटेक्टिव जिंक कोटेड टू स्टील, एग्जैक्टली करेक्ट होगा, क्योंकि यही तो हम बोल रहे हैं कि यह स्टील के लिए एक सुरक्षात्मक जिंक की कोटिंग होती है जिसको हम लोग स्टील के ऊपर चढ़ा देते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन शीट मेटल से है, बोल रहा है शीट मेटल कार्य में हैमिंग ऑपरेशन है। हैमिंग ऑपरेशन इन शीट मेटल वर्केज, हैमिंग ऑपरेशन किस प्रकार करते हैं भैया? 180 डिग्री पर मोड़कर किनारों को कुंद करना, किनारों को बंद करना 180 डिग्री पे मोड़ के, उसको मोड़ देते हैं ना ऐसे, तो वही तो हमारी हैमिंग ऑपरेशन कहलाता है। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है 43 नंबर का, कि एक चरखी का उपयोग 900 न्यूटन के बल के साथ 150 वॉट की रेटेड शक्ति के से एक द्रव्यमान को 2 मिनट में एक ऊंचाई तक उठाने के लिए किया जाता है। यह अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर द्रव्यमान उठाया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक चरखी है, एक हमारी पुली है, उसका उपयोग किया 900 न्यूटन के बल के साथ, ठीक है भैया, 900 न्यूटन का फोर्स लगाया, और यहां पर हम लोगों का 150 वॉट की रेटेड शक्ति से एक द्रव्यमान को उठाया, और 2 मिनट में एक ऊंचाई तक उठाने के लिए 2 मिनट में कितनी ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई वो ले लेगा। तो सबसे पहले हमको पता है कि यहां पर यदि हम लोग किसी भी वर्कपीस को या किसी भी वेटेड वस्तु को उठा रहे हैं, वो अपनी जगह से मूव कर रहा है, तो कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो हमको क्या पता है? वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यही होता है। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, वो कितना मूवमेंट लिया। तो यहां पर हम लोग वर्क निकालें, कितना काम हुआ। फोर्स हमारा है 900 न्यूटन, फोर्स तो 900 न्यूटन है, वर्क वो डिस्टेंस हमको ज्ञात करना, बोल रहे हैं वह अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो x ऊंचाई तक मूव करेगा। तो यहां पर हमारा वर्क क्या हो गया? वर्क हो गया सर 900x। वर्क हमारा क्या हो गया? वर्क हमारा 900x बेसिकली हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, यदि हमारा वर्क गाइस 900x हो गया, तो हमको क्या पता है यहां पर शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है। तो यहां पर शक्ति हमको कितनी दी गई है भैया? 150 वॉट दी गई है, और वर्क हमारे पास कितना है? 900x है। तो हमारा समय कितना लग रहा है भैया? समय लग रहा है 2 मिनट। 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 120 सेकंड। तो यहां पर यदि देखें तो हमारा क्या आ गया? 900x इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 120। x की वैल्यू यदि निकालें तो यहां पर आई होप दिख रहा होगा, x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी? 150 मल्टीप्लाई बाय 120 अपॉन 900। तो हम क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल। अब यहां पर 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 चौका 20। तो यहां पर क्या आ गया भैया? वो कितनी दूरी तय करेगा? 20 मीटर की दूरी जो है तय करेगा। कितनी दूरी तय करेगा? 20 मीटर की दूरी तय करेगा। समझ में आ गया? पहले हमने कार्य को निकाल दिया, फोर्स इंटू डिस्टेंस कर लिया, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, वो हमारा वर्क निकल गया। वर्क के बाद में हमने पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा के यहां से हम लोगों ने क्या निकाल लिया? एक्स की वैल्यू निकाल ली। तो कितनी दूरी? 20 मीटर की दूरी वो तय कर रहा है। बी ऑप्शन। अब गाइस अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, -40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन तापमान पैमाने में बदलें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसको समझिएगा, एक्चुअल में क्या उलझ गया है, यहाँ पर उलझा है माउस। चलिए ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? अब हमको क्या पता है, सेल्सियस को यदि केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन इक्वल टू सेल्सियस में टेम्परेचर प्लस 273.15, तो केल्विन में आ जाता है। तो यहां पर सेल्सियस हमारा सेंटीग्रेड कितना है? -40 डिग्री है। तो ये हो गया -40 प्लस
273.15। तो यहां पर अब क्या होगा, ये प्लस में ये माइनस में है तो माइनस होगा, तो ये कितना आ जाएगा 233.15 डिग्री 15 केल्विन। क्लियर है? तो क्या निकल के आएगा 233 केल्विन हमारा बेसिकली निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है ड्रिल अक्ष और भूमि के अग्रणी किनारे के बीच का कोण क्या है। मतलब क्या कहना क्या चाहते हो भाई, इंग्लिश देख लेते हैं। द एंगल बिटवीन द ड्रिल एक्सिस, ठीक है, एंड द लीडिंग एज ऑफ द लैंड। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा? इमेज दिखा दें, चलिए बिल्कुल इमेज दिखा देते हैं। तो यहां पे यदि हम लोग इमेज देखें तो हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, यहां पर देखो ये हमारा एक्सिस हो गया और ये लैंड जो हमारे मार्जिन के पीछे वाला, जो मार्जिन के टॉप वाला हिस्सा है, लीडिंग एज जो कि यहां पर है, इन दोनों के बीच का एंगल हेलिक्स एंगल या रैक एंगल कहलाता है। तो ये उसी के बारे में बेसिकली बात कर रहा है। तो यहां पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा इस केस में, हमारा हेलिक्स एंगल या फिर रैक एंगल। ऑप्शन में है क्या, नहीं है, चीजल एंगल, पॉइंट एंगल, लिप रिलीफ एंगल, या फिर यहां पर दिया गया है नॉन ऑफ द एबव। नॉन ऑफ द एबव की तरफ जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहां पर 47 नंबर का है और बोल रहा है गियर ड्राइव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गियर ड्राइव। गियर ड्राइव के बारे में पूछा है, गियर ड्राइव के बारे में कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों का जो है ट्रू है यानी कि सही है। क्या बोल रहा है, ए ऑप्शन में बोल रहा है टू अवॉइड एक्सल थ्रस्ट डबल हेलिकल गियर इज यूज्ड। तो ये तो भाई सत्य बात है कि डबल हेलिकल गियर जहां पर यूज करा जाएगा वहां पर एक्सल थ्रस्ट तो बिल्कुल नगण्य हो जाता है, एक्सल थ्रस्ट नहीं बचता, क्योंकि एक्सल थ्रस्ट को अवॉइड करने के लिए डबल हेलिकल गियर ही यूज करते हैं, जहां पे दोनों तरफ से हेलिकल हो तो ना तो गियर इधर जा पाता ना उधर जा पाता। तो यहां पे क्या होगा, ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाता है, बिकॉज क्या बोला है, ट्रू अबाउट गियर ड्राइव, ए ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, यहां पे पिच सर्कल के साथ दांतों की चौड़ाई और दांत की वास्तविक मोटाई के बीच की दूरी को बैकलेस कहा जाता है। ये भी भैया करेक्ट है। बैकलेस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द जो हमारा टीथ है उसका विड्थ ले लेते हैं और थिकनेस ले लेते हैं, यानी कि उसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे कि मैं एक गियर बनाऊं, यहां पे ये एक गियर का टीथ है कुछ इस तरीके से, थोड़ा समझ लेना। अब इस गियर को मैच करते हुए जो दूसरा टीथ है ये हमारा पिच सर्कल है, इसकी विड्थ यानी कि इसकी जो थिकनेस और यहां पर ये जो गैप है वो हमारा बेसिकली क्या कहलाता है, बैकलेस कहलाता है। तो वही चीज बोल रहा है, पिच सर्कल के साथ दांत की चौड़ाई, दांत की विड्थ और दांत की वास्तविक मोटाई के बीच की जो दूरी है वो हमारी बैकलेस बेसिकली कहलाती है। बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, यहां पे पिच साइकिल गियर ट्रेन में, एक्चुअल में क्या बोल रहा है, एपीसाइकिल बोल रहा है। एपीसाइकिल गियर ट्रेन में दो गियर लगे होते हैं ताकि एक गियर का केंद्र दूसरे गियर के केंद्र के चारों ओर घूमता है। यह भी हमारा करेक्ट है। तो डी ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 48 नंबर में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वी बेल्ट। कौन सा हमारा वी बेल्ट की विशेषता नहीं है, फीचर नहीं है। ए ऑप्शन में बोल रहा है कि बेल्ट और पुली का सटीक संरेखण आवश्यक है, यानी कि उसका जो अलाइनमेंट है बेल्ट एंड पुली का रिक्वायर्ड होता है, बिल्कुल रिक्वायर्ड होता है। यदि हम लोग किस में देखें, वी बेल्ट ड्राइव में देखें। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, यूज फॉर लार्ज डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। ना भैया ना, बी बेल्ट का प्रयोग तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए प्रयोग करते हैं, जहां पे कम दूरी में पावर को ट्रांसमिट करना है, बी बेल्ट का प्रयोग करें। नहीं तो ओपन बेल्ट या फिर रोप बेल्ट ड्राइव का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। लेस नॉइसी यानी कि ऑपरेशन कम नॉइसी होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। तो हम करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बोला कौन सा करेक्ट नहीं है बी बेल्ट ड्राइव की सिचुएशन में, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि लॉक वाशर का उपयोग मुख्य रूप से फास्टनिंग असेंबली में किया जाता है। लॉक वाशर इज यूज्ड इन फास्टनिंग असेंबली मेनली फॉर, कब करते हैं भैया, क्यों करते हैं, प्रिवेंटिंग लूजिंग बाय वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के कारण कहीं हमारा जो फास्टनर है वो खुल ना जाए, इसीलिए तो लॉक कर रहे हैं, इसीलिए तो लॉक वाशर का यूज कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस प्रकार के काटने के उपकरण को 200 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म कर
टेम्पर किया जाता है, टैप को, ड्रिल को, रीमर को या टर्निंग टूल को। तो यहां पर कहां जाना पड़ेगा, डेफिनेटली हमको टर्निंग टूल की तरफ जाना पड़ेगा जिसको हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, द सिंबल दिखाया है यहां पे, तो ये किसका, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का दिखा रहा है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये इधर आएगा, बीच वाला डॉटेड आता है, तो ये कौन सा है हमारा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दिखाया गया जिसको ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, शाफ्ट की सहनशीलता आकार 30E8 बताया गया है। यहां पे 30E और 8 क्या दर्शाता है, द टॉलरेंस साइज ऑफ शाफ्ट इज मेंशन्ड एज 30E8। यहां पे पूछा है 30 क्या है, E क्या है और 8 क्या है। तो 30 क्या है, 30 है हमारा बेसिक साइज, और E क्या है, फंडामेंटल डेविएशन, 8 क्या है, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। क्लियर है ना। तो यहां पे देख लेते हैं ना भैया, सेव नहीं करना है, मिस्टेक हो गया मेरे से। चलिए क्या होगा यहां पे हमारा, ऑप्शन ए में मूलाकार, मौलिक विचलन, बेसिक साइज, फंडामेंटल डेविएशन, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, ए ही ऑप्शन मैच कर गया, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो गाइस, अगला क्वेश्चन है, 10 किलो द्रव्यमान पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अपॉन 10 किलोग्राम मास, फाइंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस। कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो यहां पर देखो, हम यदि बात करें एक्सीलरेशन की यूनिट की, तो हमारा त्वरण की यूनिट क्या होती है, होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग बात करें न्यूटन, न्यूटन किससे मिलकर बना होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड यहां पर हमारा मास है किलोग्राम में, मास क्या है, किलोग्राम में। तो हमको इन दोनों चीज से यहां पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, ये सिंपल सी चीज बता रहा हूं किन स्टूडेंट्स के लिए जो भाई बिल्कुल भूल जाते हैं ये सारी चीजों को, बाकी जिनका फंडामेंटल क्लियर है उनको तो पता ही है सारी चीजें। तो यहां पे देखो क्या यूनिट से किस प्रकार किया जाता है, हमको क्या है, किलोग्राम से किलोग्राम को कैंसिल करना, तो क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। हम लोगों को क्या करना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को यदि हम लोग किलोग्राम से डिवाइड करें, तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 न्यूटन को, 10 न्यूटन मतलब क्या हो गया, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग डिवाइड करें 10 किलोग्राम से, तो 10 किलोग्राम से 10 किलोग्राम कैंसल, बचा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा क्या आ गया सर, आ गया एक्सेलरेशन। क्लियर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यदि हम लोग देखें, यहां पर क्या बोला गया, पंच के एक झटके से पट्टी या सीट के वांछित आकार काटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग आउट डिजायर्ड शेप फ्रॉम द स्ट्रिप और सीट बाय अ सिंगल ब्लो ऑफ द पंच। भैया क्या होगी, ब्लैंकिंग होगी, लेंसिंग होगी। तो लेंसिंग में हम लोग तो पीछे से मोड़ लेते हैं, तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस होगा, ये ब्लैंकिंग प्रोसेस में हम लोग जनरली करते हैं। किसमें करते हैं, ब्लैंकिंग प्रोसेस में करते हैं, जहां पर हम लोग किसका, पंच का प्रयोग करके एक डिजायर्ड शेप का टुकड़ा जो है अलग कर रहे होते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ब्लैंकिंग इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, फाइल का टैंग को बॉडी से अलग करने वाला घुमावदार हिस्सा कौन सा है। तो हमको पता है ये होता है हमारा टैंग, ये टैंग है, टैंग से फाइल हमारी कुछ इस तरीके से जाती है। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ये शोल्डर कहलाता है, जो घुमावदार हिस्सा होता है, ये आगे हमारी फाइल चली जाती है ना। तो ये हमारा क्या होता है, शोल्डर होता है, जो घुमावदार हिस्सा है ये शोल्डर कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, मौजूदा छिद्र को सटीक तरीके से बड़ा करने के लिए कौन से कटिंग टूल डिजाइन किया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि विच कटिंग टूल इज डिजाइंड फॉर इनलार्जिंग एग्जिस्टिंग हॉल इन एन एक्यूरेट मैनर। एक्यूरेट मैनर में हम लोगों को एग्जिस्टिंग हॉल को बड़ा करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, रीमर का प्रयोग करेंगे डेफिनेटली। अब देखो गाइस, यहां पर अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेस रिलीफ इज कैरीड आउट, प्रतिबल विसर्जी प्रक्रिया क्या है। अब स्ट्रेस रिलीफ में करते क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करेंगे स्टील को और उसको काफी लंबे समय तक हम लोग सोकिंग टाइम के लिए छोड़ देते हैं और फिर काफी धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो ये होती है हमारी, इससे क्या होता है, प्रतिबल दूर हो जाते हैं, स्ट्रेस दूर हो जाते हैं। तो पहला बोल रहे हैं कि प्रतिबल को बेअसर करने के लिए न्यूट्रलाइज करना, तो ये तो हमारा करेक्ट है ही, क्योंकि भैया स्ट्रेस रिलीफ ही इसलिए कर रहे हैं ताकि स्ट्रेस बेअसर हो जाए। बी ऑप्शन 2, इंड्यूस हार्डनेस, क्या हार्डनेस को इंड्यूस करता है ना। यहां पर क्या बोल रहे हैं, एट लो टेम्परेचर
एट यहां पर बोल रहा है कि लंबे समय तक कम तापमान पर और पानी में ठंडा रखकर, यहां पर कूल्ड इन वाटर बोल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। हमको कहां जाना पड़ेगा, ए ऑप्शन की तरफ आई थिंक यहां पे जाना पड़ेगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 58 नंबर का, स्टेनलेस स्टील के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु तत्व का उपयोग संक्षारण प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉइंग एलिमेंट इज यूज्ड टू इंक्रीज कॉरोजन रेजिस्टेंस एंड स्टेनलेस स्टील? क्या बोल रहा है, स्टेनलेस स्टील में कॉरोजन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए कौन सा एलिमेंट हम लोग प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं भैया प्रयोग? क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है? जनरली क्रोमियम का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसका कॉरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। और सभी प्रकार की स्टेनलेस स्टील में 10.5% मिनिमम हमारा क्रोमियम रहता ही है, जिससे कि हम लोग कॉरोजन रेजिस्टेंस उसको बना सकें। अगला क्वेश्चन, फ्लैट वेल्ड का उपयोग निम्नलिखित में से किस जोड़ के लिए किया जाता है? कॉर्नर जोड़ के लिए भी करते हैं, लैप जोड़ के लिए भी करते हैं, टी जॉइंट के लिए तो स्पेशली करते ही हैं, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। स्पॉट वेल्डिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड किस पदार्थ का बना होता है? कॉपर का बनाया जाता है। नेक्स्ट यदि देखें, यदि हम 60 डिग्री में से 15 मिनट को घटा दें तो हमारा क्या होगा? हमको क्या पता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो हम लोग 60 डिग्री को 59 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं। अब हम लोग 15 मिनट इसमें से घटा दें तो ये कितना आ गया? यहां पर आ गया 45 मिनट और ये हमारा 59 डिग्री। तो 59 डिग्री 45 मिनट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दरवाजा बनाने में प्रयुक्त कुल कच्ची चादर की मात्रा 4 वर्ग मीटर है। कितनी? 4.1 वर्ग मीटर है और क्षय का प्रतिशत 5% है। सीट के चयन की गणना करना है। द अमाउंट ऑफ टोटल रॉ सीट यूज टू मेक द डोर वाज 4.1 स्क्वायर मीटर एंड परसेंटेज ऑफ वेटेज इज 5%। कैलकुलेट द वेस्टेज ऑफ सीट। वेस्टेज परसेंटेज क्या है? वेस्टेज परसेंटेज है 5%। तो हमको क्या करना है भैया, जो टोटल रॉ मटेरियल है उसमें से कितना मटेरियल वेस्टेज जाएगा, हम लोग निकाल देते हैं 4.1 का 5%। तो ये हो गया 100%। हटाए, यहां पर भी एक और आ गया, तो ये हम लोग निकालेंगे तो आई थिंक ये ऑप्शन यहां पे निकल के आएगा। 0.205 स्क्वायर मीटर हमारा वेस्टेज मटेरियल जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्मे थ्रेड मामले में शामिल कोण क्या होगा? इंक्लूडेड एंगल 29 डिग्री होता है, ऑप्शन में ही नहीं है, तो नॉन ऑफ द अबव चले जाएंगे। धातु कार्य में सीएनसी का क्या अर्थ है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, तो क्या होगा? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है 65 का, कि पीतल सामग्री पर ड्रिलिंग के लिए निम्नलिखित में से किस ड्रिल बिट का उपयोग किया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिल बिट शैल बी यूज्ड टू ड्रिलिंग ऑन ब्रास मटेरियल? तो मैंने क्या बताया था, ब्रास मटेरियल की यदि टर्निंग की बात करी जाए तो जीरो रैक एंगल के साथ में करते हैं, लेकिन यहां पर हमारा कुछ ना कुछ हेलिक्स एंगल तो रहेगा, ट्विस्ट ड्रिल है, तो वहां पर क्या करेंगे, लो हेलिक्स ड्रिल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहां क्विक हेलिक्स है, स्लो हेलिक्स है, स्टैंडर्ड हेलिक्स है या ऑल ऑफ द अबव है, तो किसकी तरफ जाएंगे? स्लो हेलिक्स की तरफ जाएंगे। इसका मतलब लो हेलिक्स एंगल की तरफ जाएंगे। जहां पर मैंने बताया था एच, एस और एन 3 टाइप में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू हेलिक्स एंगल, डिटेल्स में काफी क्लासेस में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 40 मीटर प्रति मिनट के काटने की गति के साथ उपकरण का जीवन काल 16 इकाई है। 10 मीटर प्रति मिनट पर उपकरण का जीवन काल कितना होगा? उपकरण जीवन घातांक यहां पर दिया है, कितना दिया है? 0.5। तो हमको क्या पता है? हमको यहां पर पता है VTN इक्वल टू होता है हमारा क्या, यहां पे टूल लाइफ, क्योंकि यहां पर बात कर रहा है विथ द कटिंग स्पीड ऑफ 40 मीटर प्रति मिनट, टूल लाइफ ऑफ 10 इज 16 यूनिट एंड फाइंड द टूल लाइफ फॉर 10 मीटर प्रति मिनट यहां पर पूछ रहा है, और हम लोगों का कांस्टेंट यहां पे 0.5 दे रहा है। तो हम लोग यहां पे देख लेंगे, पहला कटिंग स्पीड है भी, यानी कि यहां पर 40 और इसके साथ में हमारा टूल लाइफ कितना निकल के आ रहा है? 16 यूनिट निकल के आ रहा है। तो 16 पर हमारा n कितना है? यहां पर 0.5 इक्वल टू, यदि हम लोग देखें यहां पर भी कितना निकल के आ रहा है? हमारा 10 मीटर प्रति मिनट है, तो सॉरी ये हमारा 10 हो गया
एंड यहाँ पर यदि देखें हम लोगों को जो निकालना है टूल लाइफ कितनी निकलेगी, तो यहाँ लिख लेते हैं x और यहाँ पर घात जो है वो हमारी 0.5 ही है। घात से घात हम लोग कैंसिल कर सकते हैं बराबर में, तो ये हमारा कितना हो गया यहाँ पे 16 चौक 64, 640 मल्टीप्लाई बाय 10x, तो x की वैल्यू यदि निकालेंगे तो 640/10 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 64 यूनिट हमारी निकल के आएगी। कितना निकल के आएगा? 64 यूनिट। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्थिर और घिसाव प्रतिरोध होने के कारण रिंग या प्लग गेज बनाने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग रिंग और प्लग गेज? रिंग गेज और प्लग गेज बनाने के लिए ब्रॉन्ज का प्रयोग करेंगे नहीं, प्लास्टिक का करेंगे नहीं, एल्यूमिनियम का करेंगे नहीं, बचता है स्टेनलेस स्टील, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रिविट्स के बीच झुकाव का क्या कारण हो सकता है? झुकाव मतलब बकलिंग की बात कर रहा है। बकलिंग मतलब मैंने आपको बताया था बकलिंग क्या होता है। अरे बकलिंग बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना बकलिंग क्या होता है। बकलिंग में होता क्या है कि ये हमारी एक प्लेट है, ये हमारी कुछ इस तरीके से उठ जाती है, यहां एक रिविट लगी हुई है और यहां एक रिविट लगी हुई है। ये क्यों बकलिंग डिफेक्ट आया? क्योंकि दो रिविटों के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इस वजह से दोनों तरफ से ऐसे बकलिंग डिफेक्ट आ जाता है। तो क्या होगा ऑप्शन, धातु के किनारे से निकटतम कीलक के केंद्र के बीच की दूरी, ना बीच की दूरी कीलक के व्यास के दुगने से कम है, या फिर निकटवर्ती रिविट से रिविट व्यास के 3 गुना से अधिक पिच के साथ बहुत दूर रखा गया है। तो ये हमारा करेक्ट होगा कि भैया दो रिविट जो है ना वह हमारा 3D होना चाहिए, रिविट के व्यास के 3 गुना होना चाहिए स्टैंडर्ड के अनुसार, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा दूर रखा गया है, यानी कि एक रिविट से उसके बगल वाली रिविट को, इस वजह से बकलिंग डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर है, यहां पे 0.5 मिलीमीटर मोटी सीट को जोड़ने के लिए एक लॉक ग्रूव्ड जॉइंट बनाना है। उपयोग किए जाने वाले ग्रूवर की चौड़ाई 8 मिलीमीटर है। परिणाम स्वरूप परिणामी तय का आकार यानी कि चौड़ाई क्या होगी? मतलब क्या बोल रहा है, अ लॉक्ड ग्रूव्ड जॉइंट हैज टू बी मेड टू जॉइंट टू 0.5 मिलीमीटर थिक सीट, विड्थ ऑफ द ग्रूवर 8 मिलीमीटर का दिया है। व्हाट विल बी द साइज विड्थ ऑफ रिजल्टिंग फोल्ड? फोल्ड का साइज निकलवा रहा है, तो फोल्ड की विड्थ हम लोग कैसे निकालते हैं? फोल्ड विड्थ इक्वल टू हमारा ग्रूवर विड्थ होता है, ग्रूवर विड्थ हमारा 8 है, माइनस प्लेट की थिकनेस यानी कि सीट की थिकनेस मल्टीप्लाई बाय 3। सीट की थिकनेस 5 है, इसको हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 माइनस 1.5 यानी कि कितना निकल के आएगा यहां पे 6.5 मिलीमीटर। कितनी निकलेगी भैया? 6.5 मिलीमीटर निकल के आएगी। ये स्टैंडर्ड है, जिसको नहीं पता है उसको पता होना बेहद जरूरी है। मैंने आपको पढ़ाया था, यहां पर यदि आप लोग देखोगे मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि फोल्ड साइज कैसे निकालते हैं। फोल्ड साइज निकालने के लिए हम लोग ग्रूवर का साइज लेते हैं माइनस जो भी हमारी थिकनेस है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न यहां पर बोला गया है कि ISSH 3600 मल्टीप्लाई बाय 700 मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ निर्दिष्ट स्टील सीट की मोटाई क्या है? तो ये तो हमारा एक स्टैंडर्ड है और इसमें सभी जो होता है उसकी यूनिट हमारी क्या होती है? मिलीमीटर होती है। 1 मिलीमीटर यहां से हमारा क्या निकलेगा? करेक्ट निकलेगा। किस प्रकार, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं जिससे कि चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हो। इंडियन स्टैंडर्ड सीट साइज एंड स्ट्रिप साइज के अकॉर्डिंग यदि यहां पर देखोगे एग्जांपल सेम आप लोग देख सकते हो, यहां पर 3200 मिलीमीटर में, तो ये इस तरीके से कभी कभी स्टैंडर्ड भी पूछ लेता है, लेकिन ये रेयर केस होता है और इसरो ज्यादातर ऐसा चीजें करता है, जबकि ये बेसिकली ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब एल्यूमिनियम सामग्री को हाई स्पीड स्टील उपकरण का प्रयोग करके काटा जाता है तो कितना कटिंग स्पीड रखते हैं एल्यूमिनियम के लिए? यदि हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल है तो हमारा 70 से 100 मीटर प्रति मिनट की कटिंग स्पीड होती है। आग बुझाने में शामिल नहीं है। एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर डज नॉट इंक्लूड। मैंने आप लोगों से अभी सेफ्टी का क्लास चल रहा है सेल में, वहां पर बताया था आप लोगों को, क्या बताया था? स्टार्विंग मेथड, स्मूथरिंग मेथड, कूलिंग मेथड
एंड जो सीरीज हम लोगों की चली थी वहां पे भी मैंने बताया था कि 3 मेथड से हम लोग आग को बुझाते हैं। स्टार्विंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल को अलग कर लेते हैं, स्मूथरिंग में ऑक्सीजन को रोक देते हैं, और कूलिंग में हम लोग हीट को कम कर देते हैं। क्योंकि आग किससे जलती है, 3 चीजों से मिलकर जलती है, फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, हीट होना चाहिए। यदि किसी भी एक चीज को अलग कर दें तो आग बुझ जाएगी। और इन्हीं मेथड पर हम लोग स्टार्विंग में क्या करते हैं, स्टार्विंग में फ्यूल को अलग करते हैं। स्मूथरिंग में क्या करते हैं, स्मूथरिंग में हम लोग ऑक्सीजन को हटाते हैं। स्मूथरिंग मेथड क्या है, जैसे कि एक मोमबत्ती है और ये मोमबत्ती जल रही है, इसके ऊपर किसी ने कांच के गिलास से इसको ढक दिया, तो क्या होगा, कुछ देर बाद ये मोमबत्ती जलना बंद हो जाएगी। यहां पर फ्यूल है, यहां पर हीट है, लेकिन ऑक्सीजन का कनेक्शन कट गया क्योंकि चारों तरफ से आवरण आ गया, गिलास से ढक दिया। तो ये मेथड क्या कहला रहा है, ये स्मूथरिंग मेथड के माध्यम से आग को बुझा दिया। तो इस प्रकार 3 मेथड होते हैं। उड़ना कोई मेथड नहीं होता, ब्लोइंग कोई मेथड नहीं होता। क्लियर है। चलिए, नॉन पॉजिटिव डिस्चार्ज पंप से डिस्चार्ज होता है। द डिस्चार्ज फ्रॉम नॉन पॉजिटिव डिस्चार्ज पंप इज कंटिन्यूअस डिस्चार्ज, साइकिल डिस्चार्ज, दोनों तरीके से होता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख धातु काटने का कार्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेटल कटिंग ऑपरेशन। प्राइमरी मेटल कटिंग ऑपरेशन का मतलब समझ रहे हो कि सबसे पहले कटिंग ऑपरेशन उसके माध्यम से होगी, उसके बाद अगले ऑपरेशन होंगे। तो आप मुझे बताइए, काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन क्या बिना ड्रिलिंग ऑपरेशन के कर सकते हैं? क्योंकि काउंटर सिंकिंग बेसिकली क्या होता है, ड्रिल किए गए हॉल के एंड को वेल्ड करने की प्रोसेस होती है। यहां पर काउंटर बोरिंग में क्या करेंगे, ड्रिल किए हुए हॉल के एंड को इनलार्ज करने की प्रोसेस होती है। स्पॉट फिशिंग में हॉल के अराउंड सरफेस को क्लीन करने या फ्लैट सीट बनाने की प्रोसेस होती है। लेकिन ड्रिल हमारा प्राइमरी ऑपरेशन है, पहले ड्रिल करेंगे उसके बाद ही होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज इन्होंने बोला प्राइमर है। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि उच्च सटीकता और तर्क संगतता वाले मास्टर के साथ तुलना करने उपकरण में विचलन की पहचान करने की वैज्ञानिक और व्यवस्थित विधि क्या है? व्हाट इज द स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग डेविएशन इन इंस्ट्रूमेंट बाय कंपेयरिंग विथ अ मास्टर हैविंग हायर एक्यूरेसी एंड यहां पर क्या बोल रहा है, बेसिकली बोला गया है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको किसी हाई एक्यूरेसी वाले मास्टरपीस या एक्यूरेसी से कंपेयर करके उसका डेविएशन को चेक करते हैं, कहीं उसमें कुछ वेरिएशन तो नहीं आ गया। तो क्या वो कैलिब्रेशन होता है, प्रेसिजन होता है, एक्यूरेसी होता है या डेविएशन होता है? बेसिकली कैलिब्रेशन होता है। कैलिब्रेशन के लिए हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो समय समय पर कैलिब्रेशन के लिए भेजना पड़ता है, और कैलिब्रेशन में हम लोग कंपेयर करते हैं और वहां पर देखते हैं कोई वेरिएशन तो नहीं आ रहा, कोई एरर तो नहीं आ गया। जैसे माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है या गेजेस है, उनको कैलिब्रेशन के लिए भेजा जाता है। तो ये कैलिब्रेशन की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चेतावनी संकेत क्या दर्शा रहा है? तो यहां पर अगेन साइन दिखाया है, वार्निंग साइन दिखाया है। वार्निंग साइन दिखाया रहा है, ओवरहेड लोड दिखा रहा है कि आपके ऊपर भैया लोड चल के जा रहा है, हेलमेट आपने लगाया है कि नहीं लगाया, यदि लोड गिरा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, है ना। तो वही चीज यहां पे दिखा रहा है, ओवरहेड लोड। अगला क्वेश्चन है, सामग्रियों में आंतरिक दोष का पता लगाने के लिए एक गैर विनाशकारी विधि कौन सी है? अ नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड टू डिटेक्ट इंटरनल डिफेक्ट इन मटेरियल। तो इंटरनल क्रैक को पता करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हमारी नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड के अंतर्गत आती है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज द राइट आंसर, जो मटेरियल के अंदर के क्रैक को पता करती है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक ड्रिल जिग जो उन पतले या नरम वर्कपीस के लिए आदर्श है जो ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान मुड़ सकते हैं या झुक सकते हैं या बेंड हो सकते हैं, यानी कि बहुत लचीले, बहुत नाजुक वर्कपीस हैं। तो इसके लिए कौन सी यूज करते हैं? सैंडविच जिग का प्रयोग करते हैं, मैग्नेट की तरह चिपक जाता है ना। तो ये सैंडविच जिग इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पतले वर्कपीस को वो चिपका लेता है। अगला क्वेश्चन देखें, मशीनिंग के दौरान बेलनाकार कार्य के टुकड़ों को पकड़ने के लिए किस प्रकार का जिग डिजाइन किया जाता है? विच टाइप ऑफ जिग इज डिजाइन टू होल्ड सिलेंड्रिकल वर्कपीस ड्यूरिंग मशीनिंग? क्या टर्निंग जिग है, मिलिंग जिग है, ग्राइंडिंग जिग है या ड्रिलिंग जिग है? वैसे टर्निंग फिक्सचर, मिलिंग फिक्सचर और ग्राइंडिंग फिक्सचर होते हैं, जिग तो नहीं होते हैं। लेकिन जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा है तो हम लोगों को सिलेंड्रिकल के लाने टर्निंग जिग की तरफ ही जाना पड़ेगा। सो आई होप आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और
हो सकता है एक दो क्वेश्चन मिस्टेक हो, तो बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग देखते हैं ना, कोई पेपर सॉल्व करा, यदि एक क्वेश्चन भी बाय दफे मिस्टेक हो गया या बहुत सिंपल क्वेश्चन भी फ्लो में इतने स्पीड से करा मिस्टेक हो गया, तो पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। कोशिश यही रहती है कि कोई भी क्वेश्चन या गलत इंफॉर्मेशन हमारे तरफ से नहीं जाए। यदि फिर भी आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन में डाउट, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उसको एक्सेप्ट करके खुद का भी क्लियर करूंगा और आप लोगों का भी क्लियर करूंगा। सो आशा करता हूं ऑल क्वेश्चन पेपर आपको मजा आया होगा देखने में और सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स को क्लास को अटेंड करने के लिए। एंड जो भी स्टूडेंट्स हैं जो डिटेल्स में टेक्निकल को क्लियर करना चाहते हैं, तो स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर हम लोगों की पेड कोर्सेस होते हैं, वहां पर जाकर आप लोग उनका फायदा उठा सकते हैं। काफी मिनिमम प्राइस में आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे। अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का कोर्स अभी लाइव है, आप लोग उसको भी जाके परचेस कर सकते हो यदि उसकी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो। बहुत बढ़िया तरीके से क्लासेस, लाइव क्लासेस या फिर वीडियो लेक्चर क्लासेस, संडे टू संडे लाइव टेस्ट के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। वहां पर जर्नल अवेयरनेस और टेक्निकल दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत भली भांति आपको क्लियर करा रहे हैं। सो आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन भी मिल गई होगी, एडवर्टाइजिंग भी हो गई है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय। यदि आप आईटीआई स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, डीआरडीओ, इसरो, एनसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन की। इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।